हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस टुडेज एडिटोरियल। आज के दी हिंदू में प्रकाशित एडिटोरियल वीनस इन फोकस को हम डिस्कस करेंगे। आज 16 सितंबर, जिसे विश्व ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और 2011 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक मिशन वीनस एक्सप्रेस के द्वारा ओजोन के कुछ साइन खोजे गए थे, और अभी रिसेंटली में वीनस पर फॉस्फीन गैस के साइन खोजे गए हैं। इसीलिए वीनस इन फोकस आर्टिकल दी हिंदू में पब्लिश हुआ है, इसे हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सबसे पहले आता है आपका मरकरी, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसमें से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको बोलते हैं इनर प्लेनेट या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। और जो बाकी के प्लेनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, उनको हम बोलते हैं आउटर प्लेनेट या जोवियन प्लेनेट। और वो थोड़ा गैसेस के बने होते हैं और डेंसिटी कम होती है। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी वीनस की, इसके बारे में और न्यूज़ है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कैन हेल्प प्रूव द डेंस एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ नेबर। हम वीनस जो सेकंड प्लेनेट है डिस्टेंस में सन से, ये नियरेस्ट टू दी अर्थ है और ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। वीनस को हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, और इसे अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, क्योंकि वीनस साइज में और मास में बिल्कुल अर्थ जैसा है। इसका जो व्यास है अर्थ से थोड़ा ही कम है। अच्छा, वीनस का जो ये एटमॉस्फेयर है ये डेंस है। इसी डेंस की वजह से यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए ये हॉटेस्ट है। अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन मिलती है। जबकि हम बुध की बात करें, जो मरकरी है, वो सबसे नज़दीक है, लेकिन फिर भी हॉटेस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट थिन है, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेज वहाँ स्टे नहीं कर पाती, जिसके कारण वहाँ उतना हॉट नहीं है। जबकि ये इतना हॉट है, ये 460 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हॉट है। इतना हॉट है कि यहाँ लेड जैसी जो धातु हैं वो भी पिघल जाती हैं। तो हॉटेस्ट प्लेनेट क्यों है ये? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और एनवायरनमेंट बहुत ही थिक है। अच्छा, अब यदि और आगे चलें, द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ नॉट एंजॉयड एज मच रिसेंट अटेंशन एज मार्स। तो मार्स पर तो बहुत ज़्यादा, जैसे इंडिया ने भी MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था, जब इंडिया जब उस समय 4th कंट्री बना था। इस इंडिया से पहले भी अन्य 3 कंट्रीज भी यहाँ ऑर्बिटर लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन वीनस पर उतने नहीं भेजे गए हैं। जबकि जो प्लान किया गया है कि जैसे नासा इस साल भेजने का प्लान कर रहा है, इसरो भी 2023 तक करने का प्लान कर रहा है, तो इसका इसलिए मतलब ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा हॉट है, और दूसरा जो इसका जो वातावरण है वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा है ज़्यादा है, तो मतलब कोरोजन का खतरा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ भेज भी नहीं सकते हैं। आगे आर्टिकल में बोलते हैं कि ये इतना गर्म है कि 460 डिग्री सेंटीग्रेड की लेड तक के मेटल भी यहाँ मतलब पिघल जाएंगे of carbon dioxide. The planet was considered hostile to life. This despite is being similar to the size, अर्थ के बिल्कुल सिमिलर साइज में है, और इतना मतलब अर्थ से सिमिलर है कि हम इसको अर्थ का सिस्टर प्लेनेट भी बोलते हैं। अच्छा, देयर वाज सम एक्साइटमेंट व्हेन द यूरोपियन स्पेस 2011 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन था वीनस एक्सप्रेस। इसने यहाँ ओजोन के साइन खोजे थे। ओजोन जो है O3 से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन के 3 अणु। कंसीडर्ड एज, इसको बायोमार्कर मतलब समझा था उस समय। अच्छा, 2011 में ये खोजा गया था, लेकिन अभी रिसेंट डिस्कवरी हुई है कि उसमें कुछ ट्रेसेज ऑफ फॉस्फीन खोजे गए हैं। फॉस्फीन ये अनदर बायोमार्कर है। फॉस्फीन PH3 इन इट्स एटमॉस्फेयर हैड जस्ट गिवन सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरियल लाइफ इन ए शॉर्ट इन आर्म। फॉस्फीन जो है वो कंपाउंड है जिसमें एक फास्फोरस और 3 हाइड्रोजन के एटम रहते हैं। अच्छा, और लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा है कि लगता है कि ये मतलब बहुत ही जल्दी मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये 20 पार्ट्स पर मिलियन वीनस के एटमॉस्फेयर में मिला है। अच्छा, फॉस्फीन का जो सर्वाइवल है यहाँ बहुत ही कम मात्रा में माना गया है। अच्छा, अभी ये क्या हुआ था कि पहले
जो ये जो रिसर्च हो रही थी ये प्रोफेसर ग्रीव्स के द्वारा हुई है। प्रोफेसर ग्रीव्स जो कार्डिफ यूनिवर्सिटी से हैं और इन्होंने मतलब ये पब्लिश किया था पहले नेचर एस्ट्रोनॉमी में 2017 में पहले देखा था। ये जेम्स एस ग्रीव्स ने 2017 में फॉस्फीन के देखे थे और ये उन्होंने देखे थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप हवाई की सहायता से। और अभी जो देखे गए हैं वो एक अटाकामा में लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे फैसिलिटीज है चिली में, उससे द्वारा फॉस्फीन के जो साइन हैं वो अभी कंफर्म किए गए हैं। तो और बाकी के बारे में यदि बात करें तो यदि मिशंस के बारे में बात करें तो मिशंस के बारे में इसरो प्लान कर रहा है यहाँ 2023 तक भेजने का और नासा प्लान कर रहा है नेक्स्ट ईयर यहाँ अपना मिशन भेजने का। लेकिन यहाँ हम ह्यूमन नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि यहाँ एक तो बहुत ही हॉट है और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा है जिससे वहाँ कोरोजन होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो यहाँ कोशिश की जाएगी कि बैलून या कोई ड्रोन भेजकर इसके एनवायरनमेंट का पता लगाया जाए। तो ये था इस एडिटोरियल के बारे में। एक और एडिटोरियल आज पब्लिश हुआ है तो वो देखते हैं। एक एडिटोरियल है इल एडवाइस्ड मूव। ये क्या है, ये न्यूज़ में इसलिए है कि अभी एक एक्टर हैं सूर्या, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मतलब जो हाई कोर्ट है वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना डे टू डे एक्टिविटी कर रही हैं, डिसीजन दे रही हैं। ये इन्होंने दिया था नीट और IIT JEE के एग्जाम से रिलेटेड, लेकिन वो स्टूडेंट्स को फोर्स कर रही हैं कि स्टूडेंट्स आपका वो एग्ज़ाम में बैठें। तो इसको जो एक हाई कोर्ट के जज हैं, ये हाई कोर्ट के जज हैं GSM सुब्रमण्यम। SM सुब्रमण्यम ने इसे एज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना है और उन्होंने ये आपका यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं, यहाँ के चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही से ये परमिशन मांगी है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सूर्या के खिलाफ में इनिशिएट करें। लेकिन राइटर का मानना है कि प्रशांत भूषण केस की वजह से ऑलरेडी जुडिशरी बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई है जुडिशरी की, तो अभी जो चीफ जस्टिस हैं उनको ये परमिशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनिशिएट करने का परमिशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि सूर्या ने जो भी बोला है वो सही बोला है और एक दायरे में बोला है। जैसे कि कोविड-19 की महामारी के चलते ये बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने सारे डिसीजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दे रही है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको SM सुब्रमण्यम की इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए, ऐसा राइटर का मानना है। तो ये था इस आर्टिकल के बारे में। एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये आर्टिकल है आपका कि पार्लियामेंट एंड इट्स पैनल्स। ये आपका डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ के बारे में है। देखो, पार्लियामेंट की 2 टाइप की कमेटीज़ होती हैं। एक तो आपका होता है स्टेचुरी कमेटी, एक है आपकी एडहॉक कमेटी, जो मतलब एक स्टैंडिंग कमेटी, एक एडहॉक कमेटी। जो स्टैंडिंग कमेटी रहती हैं वो पीरियोडिकली बनती हैं और मतलब वो स्टेबल होती हैं। मतलब जैसे डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी वो जिनका जो कार्यकाल है वो 1 साल तक होता है। जो एडहॉक कमेटी हैं वो कुछ समय के लिए बनती हैं, जैसे ही उनका पर्पस सॉल्व होता है उसके बाद वो विघटित हो जाती हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज़ के बारे में ये बोलते हैं कि इनका जो टेन्योर है वो 1 साल का है। और अभी जो राज्यसभा के जो चेयरमैन और जो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, उन्होंने बोला था कि इनका कार्यकाल 1 साल से बढ़ा के 2 साल कर दिया जाए। ये जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, ये जॉइंट कमेटी होती हैं कि इसमें टोटल होते हैं 31 मेंबर। इन 31 मेंबर में से 21 मेंबर आपके लोकसभा से चुने जाते हैं और 10 मेंबर आपका राज्यसभा से चुने जाते हैं। देखो, राज्यसभा के मेंबर हर तीसरी साल रिटायर होते रहते हैं, जबकि लोकसभा 5 साल के बाद भंग होती है। तो यदि आप 2 साल रखेंगे तो मतलब क्या है ना, एक तरह से फिक्स नहीं बैठेगा। मतलब जैसे मान लो 2020 के बाद दोनों स्टार्ट होते हैं तो 2022 में आधे मेंबर रिटायर हो जाएंगे राज्यसभा के, जबकि जो लोकसभा है उसके 2025 में रिटायर हो जाएंगे। तो अगर ये सही कॉम्बिनेशन बैठेगा तो 10 साल बाद जाके बैठेगा। तो ये 2 साल करना भी मतलब थोड़ा क्या है ना,
फिजिबल नहीं बैठता है। अच्छा, और इसमें उन्होंने बोला है कि दी टेनोरियल इश्यू हैज़ टू बी लुक्ड एट द अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द फैक्ट दैट द राज्यसभा इटसेल्फ अंडरगोइंग पार्शियल बाइएनियल रिन्यूअल सिंस 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। ओके, और बाकी में यही बोला है, और तो ज़्यादा नहीं बोला है उन्होंने। और अभी इस समय जो पहले ये 1993 में बनी थी, तो उस समय तो 17 थी डिपार्टमेंट रिलेटेड कंपनी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, लेकिन आजकल जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हैं वो 24 हैं। 24 ये 2012 में बनी थी, और इसकी मेंबरशिप 31 है, जिसमें 21 मेंबर लोकसभा से हैं और 10 मेंबर राज्यसभा से रहते हैं। अगर हम इस हिसाब से बनाते हैं तो इसमें 240 मेंबर राज्यसभा के और 504 मेंबर लोकसभा के बिजी हो जाते हैं। और इसमें एक ये भी प्रोविज़न रहता है कि मिनिस्टर्स कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ दिस कमेटी। तो ये था इसके बारे में। तो दिस वाज फॉर द डे।